हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू मैप्स एंड टाइमलाइन। तो आज हम पार्ट 15 शुरू करेंगे एंड इस पार्ट 15 में हम बात करेंगे वर्धमान डायनेस्टी के बारे में। और ये कुछ कॉइन्स हैं जो इस पर्टिकुलर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन की। सो यस एवरीवन, लास्ट जो सेशंस रहे उसमें हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कशन किया। इसके साथ साथ मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइनेशन के बाद पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती हुई देखी। फिर हमने कनवास को आते हुए देखा। वहीं सातवाहन जो है वो डेक्कन में आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। इसी के कंटेम्प्रेरी हमने कुछ नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन्स भी देखे, जैसे कि इंडो ग्रीक्स के, सिंथियंस के, कुशान्स के। ओके इसके बाद ऑब्वियसली हमने गुप्ता पीरियड के बारे में भी चर्चा की। गुप्ता पीरियड जो है, गुप्तास जो हैं वो यहाँ पर 320 से 543 बिफोर कॉमन एरा तक रूल करते हैं नॉर्थ के बहुत बड़े पार्ट में। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे डेक्कन में सातवाहन्स की जगह ले लेते हैं वकटक्स। ओके एंड वकटक्स के बारे में भी हमने हमारे पिछले सेशंस में डिस्कशन किया है, जो कि ब्राह्मण्स थे जो मैट्रिमोनियल अलायंस में इन्वॉल्व थे गुप्ता रूलर्स के साथ। तो अब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे और हमारी जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे। गुप्तास जो है, अगर आप उन्हें देखेंगे तो एज आई टोल्ड यू, गुप्तास और समवन जो पूरा का पूरा एम्पायर एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलाते थे, बल्कि अलग अलग हिस्सों में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग था। वहीं मैं नॉर्थ वेस्ट की ओर थोड़ा सा ध्यान दूं तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बेसिकली फ्यूडल सिस्टम था। एंड ये जो थानेसर वाला इलाका आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस पर्टिकुलर पार्ट वाज समथिंग जो कि एक पुष्यभूति नाम के फ्यूडल लॉर्ड के अंडर उन्होंने यहाँ पर छोड़ा था। ठीक है, तो वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम संभालते थे, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स सभी उनके हाथ में थी। बट ऑब्वियसली जो लेटर गुप्ता रूलर्स थे वो सिकुड़ते चले गए, क्योंकि इस एरिया से आपको एक ट्राइब अटैक करती हुई देखने को मिलेगी, हून, जिन्होंने गुप्ता एम्पायर का काफ़ी बड़ा हिस्सा कैप्चर करके अपने अंडर दबा लिया। वहीं यहाँ से आपको एक और ट्राइब देखने को मिलेगी, मौखरी, उन्होंने भी गुप्तास का काफ़ी बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया। और यहाँ ये जो थानेसर वाला एरिया है, यहाँ पर पुष्यभूति नाम के जो फ्यूडल लॉर्ड थे उन्होंने इस एरिया को इंडिपेंडेंट घोषित करके अपने आप को राजा डिक्लेयर किया। और इस तरह से 500, आप एनो डोमिनी की अगर बात करें तो 500 एनो डोमिनी में फाइनली जाकर पुष्यभूति डायनेस्टी की शुरुआत हुई। तो ये मैप एक ऐसा मैप है जो गुप्तास को सिकुड़ते हुए दिखा रहा है और कुछ नई डायनेस्टीज को उभरते हुए दिखा रहा है। वहीं डेक्कन में अगर आप देखेंगे तो हमने सातवाहन्स को देखा, सातवाहन्स के बाद हमने वकटक्स को देखा, और अब वकटक्स की जगह लेकर आ रहे हैं, उनकी जगह ले रहे हैं यहाँ पर एक नई डायनेस्टी जो है चालुक्यास की। तो यहाँ बादामी के जो चालुक्य हैं वो आप 543 कॉमन एरा में आते हुए देखेंगे। यही चालुक्य आगे चलकर स्प्लिट भी होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ बादामी के चालुक्य ही नहीं, इसमें से कुछ दूसरे स्प्लिट होकर नए एरियाज में रूल करते हुए चालुक्य भी देखने को मिलेंगे, जैसे वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। तो इनका पीरियड बहुत लंबा था, यानी कि 1100 एनो डोमिनी तक ये लोग रूल करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली अलग अलग हिस्सों में। फिलहाल हम जो अर्ली रूलर्स थे चालुक्य डायनेस्टी के, जो फर्स्ट फेज है चालुक्य डायनेस्टी का, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो 543 से 753 कॉमन एरा के बीच में रहा। तो दीज आर सम ऑफ द रूलर्स हु आर कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर। पुष्यभूति इसकी स्थापना हो चुकी है और डेक्कन में चालुक्य आ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी डिस्कशन को और जानते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में। जैसे जैसे पुष्यभूति डायनेस्टी का फैलाव होने लगा, वैसे वैसे कुछ नई ट्राइब्स, कुछ नए एरियाज, कुछ नए रूलर्स जो हैं वो अपने आप को धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश करते चले गए। तो इस मैप में आप देख सकते हैं हरियाणा के थानेसर वाले हिस्से में प्रभाकर वर्धन, हम लोग इनके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये कौन है। इसके बाद एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर मौखरीज की ट्राइब थी, यहाँ पर हून हुआ करते थे, हून्स यहाँ पर रह रहे थे। वहीं मालवा रीजन में एक देवगुप्त नाम के राजा थे, चालुक्यास जो हैं वो इस एरिया में हैं। असम में आपको भास्कर वर्मन देखने को मिलेंगे। भास्कर वर्मन वॉज वन ऑफ द वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हर्षवर्धन।
वहीं बंगाल रीजन में आपको गॉड रूलर शशांक देखने को मिलेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कैसी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो यस, यहाँ पे वर्धान वंश की शुरुआत जो है वो पुष्यभूति नाम के ही राजा ने की थी। पुष्यभूति जो है उनके यहाँ पर 4 बेटे, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। उसके बाद प्रभाकर वर्धन जो है उनके यहाँ पर 3 बच्चे हैं, दैट इज राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। अब स्टोरी जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें एक और फैमिली के बारे में जानना ज़रूरी है इस पर्टिकुलर पार्ट को समझने के लिए, और वो है देवगुप्त की फैमिली। सो बेसिकली थानेसर में यस, यहाँ पर हर्षवर्धन की फैमिली रूल कर रही थी। प्रभाकर वर्धन अपने 3 बच्चे यानी कि राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री के साथ यहाँ रह रहे हैं। एंड मालवा वाला जो रीजन है वहाँ पर महासेन गुप्त नाम का राजा था जिसकी 2 वाइफ थी, और महासेन गुप्त का रिलेशन प्रभाकर वर्धन के साथ काफ़ी अच्छा था। एंड इवन महासेन गुप्त ये चाहता था कि मेरी मृत्यु के बाद कुमार गुप्त, माधव गुप्त जो हैं वो यहाँ पर इस एरिया में रूलर बने, लेकिन जो उनकी दूसरी वाइफ है उनका बेटा देवगुप्त यहाँ रूलर बनना चाहता था, जिसने अपने पिता की हत्या की, अपने कजिन, अपने यहाँ पर सौतेले भाइयों की हत्या की, और फाइनली वो इस एरिया का राजा बन जाता है। सो द थिंग इज मालवा रीजन में देवगुप्त रूल कर रहा है, एंड जिस समय की मैं बात कर रही हूँ उस टाइम पर इस रीजन में थानेसर में बेसिकली कौन रूल कर रहा है? थानेसर में राज्यवर्धन रूल कर रहा है। मौखरीज जो है वो इस कन्नौज रीजन में रूल कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की जो बहन है यानी कि राज्यश्री, उसका विवाह मौखरी ट्राइब में हो जाता है। ओके, एंड यहाँ पे देवगुप्त जो है वो अपने आप को हर डायरेक्शन में एक्सपेंड करना चाहता था, जिसकी वजह से वो इस मौखरी ट्राइब के ऊपर अटैक करता है। मौखरी ट्राइब के ऊपर अटैक करके राज्यश्री जो है उसके हस्बैंड की मृत्यु कर देता है, उसको मार देता है वो। राज्यश्री को लगता है कि अगर मुझे कन्नौज को बचाना है तो मुझे अपने आप को देवगुप्त के आगे सबमिट करना पड़ेगा, और देवगुप्त राज्यश्री को उठाकर मालवा ले जाता है। इसके बारे में ऑब्वियसली इन भाइयों को पता चलता है कि उनकी बहन को इस तरह से लेकर चला गया है देवगुप्त। तो जैसे ही राज्यवर्धन को पता चलता है, ऑब्वियसली राज्यवर्धन जो है वो यहाँ पर मालवा पहुँचता है और देवगुप्त की हत्या कर देता है। जब राज्यवर्धन वापस देवगुप्त को मारकर वापस लौट रहा था, उसी समय पीछे से गॉड रूलर शशांक ने यहाँ पर राज्यवर्धन पर अटैक कर दिया। एक्चुअल में शशांक और देवगुप्त बहुत अच्छे फ्रेंड थे, काफ़ी अच्छे अलायंस था उनमें, इसी वजह से पीछे से शशांक ने राज्यवर्धन पर अटैक कर दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु वहीं हो गई। इसके बारे में हर्षवर्धन को पता चला कि उसकी सिस्टर जो है उसको कैप्चर कर लिया गया है, उसके ब्रदर की मृत्यु हो गई है। तो अब यहाँ पे हर्षवर्धन जो है वो गॉड रूलर शशांक के साथ युद्ध लड़ता है और उसकी हत्या करके यहाँ पर अपनी बहन राज्यश्री को भी बचाता है, और ये भी डिसाइड करता है कि अगर मुझे कन्नौज को बचाना है, अपनी बहन के किंगडम को बचाना है, तो मुझे थानेसर से अपना कैपिटल कन्नौज शिफ्ट करना होगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था एक्चुअली, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हर्षवर्धन के अंडर। एक्चुअल में जितना भी आपने प्राचीन भारत देखा उसमें आपने ये ज़रूर देखा होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैपिटल रहा वो पाटलिपुत्र था, लेकिन हर्षवर्धन के टाइम पर एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, और अब आप देखेंगे कि कन्नौज जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैपिटल के तौर पर उभर कर आता है। ठीक है, सो इवन हर्षवर्धन पीरियड जो है वो प्राचीन से मध्य भारत की ओर यानी एंशंट इंडिया से मिडिवल इंडिया की ओर एक ट्रांजिशन फेज माना जाता है, जिसमें बहुत सारे बदलाव आए। तो ये इस तरीके से हर्षवर्धन अपने आप को बेटर तरीके से इस्टेब्लिश करता है, कन्नौज को अपना कैपिटल चुनता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ हर्षवर्धन यूज टू रूल। ये हर्षवर्धन एम्पायर आप देख सकते हैं, इतना फैलाव जो है वो हर्षवर्धन अपने पीरियड में कर पाया था। एंड अगर आप इस मैप पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हर्षवर्धन जो है उसका फैलाव आपको डेक्कन या साउथ में नहीं देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? चालुक्य। ऑब्वियसली बादामी के जो यहाँ पर चालुक्य थे उन्होंने हर्षवर्धन को फर्दर साउथवर्ड मूव करने ही नहीं दिया। यहाँ पे हर्षवर्धन के साथ चालुक्य रूलर पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड जो है उसका बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन सेकंड जीत गया था, और उसी दिन से हर्षवर्धन ने डिसाइड कर लिया कि मैं साउथ की ओर मूव नहीं करूँगा, मैं अपनी पावर्स को सिर्फ नॉर्थ में कंसोलिडेट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पुलकेशिन सेकंड का कोर्ट पोएट जिसका नाम रवि कीर्ति था,
उसी रवि कीर्ति ने इस पर्टिकुलर वॉर को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रिकॉर्ड किया है एक इंस्क्रिप्शन में, और वो इंस्क्रिप्शन अहियोल में है। अहियोल इज़ अ प्लेस इन कर्नाटक जहाँ पर वो इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है, और उसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में जो युद्ध हुआ वो काफ़ी क्लियरली मेंशन्ड है। अगर हर्षवर्धन को एज अ रूलर आप देखते हैं तो हर्षवर्धन इज समवन जो कि यहाँ पर काफ़ी इंस्क्रिप्शंस में शिव के भक्त के तौर पर दिखाए गए हैं। लेकिन अगर उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, जिस तरह की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व थे, उससे ये देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन बुद्धिज़्म की प्रति ज़्यादा इंक्लाइंड थे, ज़्यादा उस तरफ उनका झुकाव था, क्योंकि वो यहाँ पर हर साल एक तरीके से हर साल और हर 5 साल में बेसिकली वो यहाँ पर एक असेंबली बुलाते थे जिसमें अलग अलग रिलीजन के स्कॉलर्स आते थे और वो मीटिंग करते थे, फ्रूटफुल डिस्कशंस करते थे। ओके, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो बुद्धिज़्म प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन हाँ वो यहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ से ये ज़रूर देखने को मिलता है कि वो बुद्धिज़्म की ओर ज़्यादा झुकाव ज़रूर रखते थे। इवन यहाँ पर हर्षवर्धन जो है वो एक अच्छे राइटर भी रहे हैं, उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल नॉवेल्स भी लिखी हैं, प्रियदर्शिका, नागनंदा, इसके साथ साथ रत्नावली। इसी तरीके से यहाँ पे हर्षवर्धन के ही कोर्ट में आपको कुछ राइटर्स देखने को मिलेंगे, बाण भट्ट जैसे, जिन्होंने दुनिया की सबसे पहली नॉवेल लिखी जिसे कादम्बरी कहा जाता है। एंड इवन बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र भी लिखी है। हर्ष चरित्र जो है वो हर्ष के चरित्र और उनके जीवन शैली जो है उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने में मदद करती है। तो ये वर्धान डायनेस्टी थी जो कि ऑब्वियसली आगे आने वाले सालों में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाती है और वर्धान डायनेस्टी की जगह कुछ छोटे छोटे रूलर्स ले लेते हैं। ठीक है, सो यस, हर्षवर्धन वॉज ऑल्सो समवन जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को पैट्रनाइज किया, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की। एंड इवन हर्षवर्धन के टाइम पर आपको एक चाइनीज़ पिलग्रिम श्रद्धालु भी आते हुए देखने को मिलेंगे जिनका नाम हेन ज़ांग था। तो ह्यूआन ज़ांग भी कहते हैं उनको। तो ह्यूआन ज़ांग इज समवन जो अपनी अकाउंट बुक्स में हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। इवन वो तो ये तक क्लेम करते हैं कि हर्षवर्धन लॉर्ड शिव के भक्त थे, लेकिन उनके कांटेक्ट में आने के बाद वो बुद्धिस्ट बन गए। ओके, सो हर्षवर्धन ने यहाँ बहुत से स्तूप, चैत्य विहार जो है उनका कंस्ट्रक्शन जारी रखा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हर्षवर्धन। और चलिए इस पर्टिकुलर पार्ट को भी हमारी टाइमलाइन में जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो यस, हमने देखा गुप्तास के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, लेकिन गुप्तास जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगते हैं बिकॉज ऑफ द अटैक्स ऑफ हून्स। हून्स ने जो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से अटैक किया उसकी वजह से। इसके साथ साथ हमने देखा कि गुप्ता डायनेस्टी जब सिकुड़ती जा रही थी, पाटलिपुत्र तक सीमित होती जा रही थी, उसी टाइम पे पुष्यभूति डायनेस्टी यानी कि वर्धान डायनेस्टी की शुरुआत होती है। एंड दिस इज़ वेरी क्लियर। एंड इसी के कंटेम्प्रेरी डेक्कन में आपको चालुक्य देखने को मिलेंगे। सो ये पूरी टाइमलाइन जो है वो मैंने इसलिए ड्रॉ की है ताकि आप ये समझ सकें कि कंटेम्प्रेरी बेसिस पर कौन सी डायनेस्टीज किस समय में रूल कर रही थी। ओके, सो इस तरीके से हमने नॉर्थ का और डेक्कन वाला जो इतिहास है प्रॉपर क्रोनोलॉजिकली वो कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पर साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में बात करेंगे एंड ऑब्वियसली इसी टाइमलाइन में उन साउथ इंडियन किंगडम्स को भी ऐड करने की कोशिश करेंगे ताकि पता चल सके कि कौन सा साउथ इंडियन किंगडम किस नॉर्थ इंडियन किंगडम के या डेक्कन के किंगडम के कंटेम्प्रेरी रहा। तो नेक्स्ट जो हमारे 2 आने वाले सेशंस होंगे वो साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ के बारे में ही बात करेंगे। सो आई होप ये मॉड्यूल आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री का जो बेसिक है उसको यहाँ पर ख़त्म करेंगे। सो इसी के साथ साथ अगर आपको ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स पसंद आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अनअकैडमी प्लस पर भी जो मैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के कोर्सेज ले रही हूँ वो बहुत पसंद आएंगे। तो आप यहाँ पे अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़ हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस हो, प्रीलिम्स का सिलेबस हो या मेंस का सिलेबस हो या इंटरव्यू प्रिपरेशन हो, इन सब के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ता।
एक सब्सक्रिप्शन में ये सारी ही चीज़ें आ जाती हैं। और इवन अगर आपने 2020 के अभी के जो रिजल्ट्स हैं वो देखे होंगे तो बहुत सारे लर्नर्स जो हैं वो अनअकैडमी के ही स्टूडेंट्स थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से यहाँ पर इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हुए और काफ़ी सक्सेसफुल हासिल की। तो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड इसके साथ साथ मेरे जैसे ही बहुत से एडुकेटर्स दूसरे फुल फ्लेज कोर्सेज के जरिए यूपीएससी CSE का सिलेबस कवर करा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।